हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उस चीज़ को हम सीखेंगे एकदम बिल्कुल सरल तरीके से। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए, जैसे ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, वो फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे पहले से, नहीं तो फिर आपको बता देंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, कभी 8 मार्क कभी 5 मार्क्स में अवश्य आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर उसको डिटर्मिनेट सारणी से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये 3 इक्वेशन है जिसमें x y z हैं, तो 3 इसके इक्वेशन होंगे, 3 उसकी वैल्यू होगी। तो हम आव्यूह विधि से इसको हल करना है। देखते हैं कैसे। देखें, दिए गए समीकरण को ax + b के रूप में लिखने पर, मतलब ये हुआ जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पहले हम इस फॉर्म में आव्यूह विधि हल करने के लिए एक प्रारूप बनाया गया, ax = b के रूप में इसको बना लिया जाए। तो बनाने के पहले हम a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये देखते हैं। वेरी केयरफुल्ली से देखिए। देखो बेटा, a की जो वैल्यू यहाँ पर है, जो मैट्रिक्स में बना हुआ है, यहाँ से देखो x का गुणांक कितना है, 3 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक -3 है। तो ये जो गुणांक है x y z के जो गुणांक है, ये x y z की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। 3 - 2, 3 बीच में कोई साइन प्लस या माइनस या गुणा या भाग डिवीजन कोई सिंबल नहीं रखेंगे, कॉमा भी नहीं लगाएंगे। इसको इस तरह से लिखा जाता है 3 3 -2 -2 3 3। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन जो आपका है 2x + y - z जो है, इसका गुणांक कितना है, 2 है, और y का गुणांक कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, और z का गुणांक क्या है, जहाँ पर कोई अंक नहीं दिखता है वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो उसका गुणांक 1 हो गया, यानी -1 हो गया। तो देखो 2 1 -1 2 1 -1, देखो 2 1 -1 अब देखो थर्ड में 4x - 3y + 2z, x का गुणांक कितना है, 4 है, -3 और 2, देखो 4 - 3 2। आई बात समझ में। x y z के जो गुणांक होते हैं, हम ऐसे लिखकर एक सारणी नहीं बल्कि एक आव्यूह बनाएंगे। फिर देखो x y z जो लिखा हुआ है हमें प्रश्न में, हम क्या करते हैं, x को y को z को x y z को ऐसे लिखेंगे 3 - 2 3 3 - 2 3 ऐसे लिखेंगे। फिर 2x यहाँ पर लिखा, y - z 2 1 -1 2 1 -1, फिर 4 - 3 2 4 - 3 2। आए समझ में, बहुत सिंपल प्रोसेस का है।
अब ए मैट्रिक्स से बना लिया और बी को क्या बनाएगा, बराबर के बाद इक्वेशन जो बराबर दिया है उसको 8 1 4 के रूप में लिखा जाता है। तो इसको जो है हमने बी एक मैट्रिक्स बना दिया इस तरह से, और 8 1 4 ऐसे क्रम से लिखना है, 8 1 4 8 1 4। ठीक है। अब एक्स अननोन चीज जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई जेड, एक्स को अव्यव, एक्स को जो है अव्यव एक्स वाई जेड के रूप में बना दिया। अब ये बन गया एक्स बराबर बी के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू यहाँ से पता करते हैं, यहाँ से एक्स और क्या हो, इसी से भाग दे दो इसको, यानी इस तरह से जैसे दिया है ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमें एक्स चाहिए बी अपान ए, यानी इसको लिखने का एक मेथड है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, इसको फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करना है, अगला स्टेप जो है, जो अवयव बना हुआ है, ये अवयव जो सारणी बनी हुई है इसकी सारणी ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट। आप एक टॉपिक के सारणी भी पढ़े होंगे, तो सारणी ज्ञात करनी है। सारणी कैसे ज्ञात की जाती है, जो आप मैट्रिक्स यहाँ बना हुआ है, जो मैट्रिक्स बना हुआ है उसको एक ऐसे वर्टिकल लाइन से खींच देते हैं और उसके दोनों तरफ इसके और इसके बीच वर्टिकल, और दोनों में ये वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसका वैल्यू देखो हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो मॉड ए, इसको कहते हैं मॉड कहते हैं, डिटर्मिनेंट ए, पहला जो रो है कॉलम पहला, ऐसे इसको क्या करो छिपा लो, 3 पहला, इसको पहला कॉलम, इसको 3 यहाँ लिखो, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको ऐसे छिपा लो, क्या मिल जाएगा, ये और ये मिलेगा, तो इसका गुणा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से तो क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 का 1 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और माइनस से गुणा करो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो रूल क्या कहता है, माइनस होता है। ठीक, अब माइनस नियम में क्या है, माइनस हो, यहाँ पर माइनस होता है और पहले से माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, +2 हो गया। अब ऐसे इस लाइन को काटो और इस लाइन को काटो, यानी इस तरह से ऐसे समझो, ऐसे कट गया ये। ठीक है, तो इसका मल्टीपल यहाँ करो, इसका मल्टीपल यहाँ, तो 2 2 जा 4 और माइनस 4 4 1 जा 4, 4 करने 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 देखो यहाँ पर प्लस हो गया। अब क्या है, पहले प्लस था माइनस था, अब प्लस हो जाएगा, 3 है 3 लिखो, फिर वही काम करना, इसको कट करो, इस लाइन को कट करो, यानी इसको इस तरह से फिर छिपा लिया इसको ऐसे। अब 3 का 2 में और 4 का 1 में, देखो ये साड़ी मिलेगा, 3 2 जा 6 और -4 1 2 जा 4, देखो -6 -4 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 और इसका -1 हो गया, +2 × 8 हो गया, 3 -10 हो गया। ठीक, अब इसको गुणा भाग कर दो, तो -3 +16 -30, अब पूरा कैलकुलेट हो गया -70। अगर किसी आप मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तब तो हम उस मतलब जो समीकरण दिया है एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो इस मेथड से ये रहा आपका। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप यूज करते हैं, ये जो मैट्रिक्स जो निकालें, जो डिटर्मिनेंट यहाँ बना हुआ है सारणी, डिटर्मिनेंट सारणी और अवयव, तो सारणी का काम इससे बना दिया। अब जो मैट्रिक्स में बना हुआ अवयव, अब इसका जो है हम कहते हैं सहगुणनखंडज ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंडज को फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था, ए 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ये है आपका। ठीक है,
हमने कहा कोफैक्टर क्या है A11, ध्यान देना ये है A11, A12, A13, ऐसे कंसेप्ट चलता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे थोड़ा। तो A11 का मतलब क्या हो गया, पहले रो काटो, इनको ऐसे छिपा दो, ऐसे छिपाओ, तो क्या बच रहा है 1 - 1 3 2, देखो ये लिखे हैं यहाँ पे 1 - 1 - 3 2। आई बात समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या बन गया 1 - 3 - 1 2। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 2 जा 2, 2 करने 2 माइनस, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 करने 3, कितना आ गया -1। आई बात समझ, देखो यहाँ पर -1 आ गया। ठीक, इसी तरह से A12, अब माइनस लगा देना, A12 यानी यहाँ से ये कट गया और ये हो गया, ऐसे ऐसे A12 यानी ये इसका लाइन हो गया और इस पे आ जाए, तो क्या करिए ये बनेगा और ये बनेगा। देखो यहाँ पे इसी तरह से हमने उसको 4 × 4 का यूज कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू कर दिया है हमने। अच्छा देखो ये पे A12 का देखो, ये लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये लाइन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2 4 -1 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4, माइनस प्लस 4 कितना हो गया -8। देखो -8 आ गया। इसी तरह से सभी का वैल्यू जो है आप ज्ञात कर लेंगे। हमने क्या है सभी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करके बना लिया है, आपको बताया। ठीक है, तो सबकी वैल्यू हमने पहले स्टार्टिंग से क्या करना, प्लस माइनस, पहला स्टेप प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर कहीं खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, सही हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद A11 A12 A13, इसी तरह से A1 2 2 2 3, फिर इसके बाद मिलेगा 3 1 3 2 3 3। जब ये सब वैल्यू आ जाए, जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे सबका, तो इसको लिखते हैं ADG, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है कैसे लिखते हैं, जो जो कोई वैल्यू है उसको ऐसे लिख देंगे और वो यहाँ पर डैश लगा लेंगे। ठीक, जैसे अब देखो A11 A12 A13 ऐसे चल रहा था, ऐसे हम कैलकुलेट किए थे, तो उसी तरह से इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, -1 -8 -10 -1 -8 -10। अब आ जाओ 2 2 पर, अब यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ऐसे वैल्यू, यहाँ से 2 दूसरी पंक्ति से, तो दूसरी पंक्ति का यहाँ ये स्टार्ट है -5 -6 1 -5 -6 1। ठीक, अब तीसरी पंक्ति पे आ जाओ, यहाँ से 3 1 3 2 3 3, 3 1 की वैल्यू -1 9 7 -1 9 7। सो स्टूडेंट, हमने इसकी वैल्यू को इस तरह से एक आव्यूह के रूप में इसको बना लिया है। ठीक, अब यहाँ पर जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, हमने क्या किया, ये जो पंक्ति दिया हुआ है इसको पंक्ति को कॉलम बना दिया या कॉलम को पंक्ति बना दिया, बात एक ही चीज है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज को इंडिकेट कर दिया। देखो 1 -5 -1, हमने इस चीज को ऐसे जो पंक्ति था इसको ऐसे उठा कर रख दिया। आई बात समझ में, तो हो जाएगा -1 -5, फिर देखो यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसी तरह से 8 6 9 -8 -6 -9, आई बात समझ में। फिर -10 1 7 -10 1 7 ऐसे लिख दिया। अब ये बन गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स हमको बना हुआ था। इसके बाद हम अगला स्टेप होता है ए इनवर्स। ये इनवर्स का डिफिनीशन बताया गया है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये फार्मूला सब इसका यूज किया गया है, तो इसका यूज करके इसकी वैल्यू पुट करें। तो डिटर्मिनेंट देखो, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पाया 17 -17,
तो 1 ही है तो 1/-70 लिखा, और क्या एडजॉइंट ये जो वैल्यू है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ ये टोटल ये वैल्यू आई बात समझ में, तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, सो स्टूडेंट ये सब यही ये वैल्यू है। अब हम ठीक, अब देखो यहाँ शुरू में यहाँ पे x बराबर ए इनवर्स बी, अब यही चीज़ मैं यहाँ यूज किया, x बराबर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इसको इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, कभी के अलग से ही पूछा जाता है इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करो। तो ये जो आपका है ये टोटल ए इनवर्स ये वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो वैल्यू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू ये है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए इनवर्स की वैल्यू टोटल, आई बात समझ में, ये टोटल ये ए इनवर्स का इंटू बी, बी का है तो बी का मैट्रिक्स यहाँ है 814, देखो बी का मैट्रिक्स यहाँ पर है 814, आई बात समझ। अब जो है इसका क्या करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब रो कॉलम का सीक्वेंस हो। ये भी 3/3 का है और 3/1 का है, तो ये 1 के रूप में आएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस पर करते हैं 1 5 मतलब इस पर एक एक का और जोड़ते चले जाते हैं जैसे आप पढ़े होंगे। तो हमने 8 का 1 में, फिर 1 का 5 में और 4 का यानी -1 -5 -1 में सबका ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया और सबको यहाँ पे जोड़ दिया। देखो यहाँ पर लिखें 8 1 जा 8 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट आओ यहाँ पे, यहाँ देखो 8 8 8 8 64 हो गया, देखो यहाँ 64 लिखे हैं। फिर 1 का 6 से गुणा करोगे तो 6 पाओगे, माइनस चिन्ह सहित लिखा गया है, 4 9 36 हो गया, देखो यहाँ हो गया। अब फिर आ जाओ 8 का गुणा इस पर 10 के गुणा करो, 8 दाम में 80 हो गया। फिर 1 का गुणा 1 में करो तो 1 हो गया। फिर 4 का गुणा 7 में को 7 28 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो सबको, तो देखो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये 17 हो गया, -17 था -14 और -51 यानी 17 34 51 हो गया, माइनस में लगा हुआ। अब इससे क्या किया, डिवाइड किया। इसका डिवाइड करने का मतलब होता है इस 17 के गुणा सबके साथ, -17 इंटू -1/17 -34 इंटू -1/17 फिर -51 इंटू 1/17। देखो बेटा 17 कट गया, इससे 2 हो गया, इससे हो गया 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, तो मिल गया 1 2 3। आई बात समझ में, तो 1 2 3 जब मिल गया हमको, अब जो है यही जो x था, x को हमने क्या लिखा, XYZ के रूप में लिखा हुआ था। तो अब जो XYZ यहाँ पर मिला मैट्रिक्स के रूप में 1 2 3, इसको डिवीजन किया, डिवाइड किया तो अपना मिलता गया। 77 कट गया, 70 से 2 जा 2 गुना हो गया, इसको काट दोगे तो 3 गुना हो गया। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से क्या क्या कंपेरिजन कर लेते हैं, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया और z बराबर 3 हो गया। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो इस जो व्यू विशेष जो मुझे हल करना था इस समीकरण का, तो XYZ की वैल्यू जो मिल गया स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था ये हमारा कंप्लीट होता है। तो सो स्टूडेंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स में बनाने का काम करना है। ठीक, मैट्रिक्स में जब बनाएंगे तो कोई भी मैट्रिक्स A B C X कोई भी मान लीजिए, तो हमने A मान लिया तो आप ऐसे मैट्रिक्स बना लोगे, और B को किया इसको मान जो यहाँ इक्वल दिया हुआ है, ठीक, उसको ऐसे बना दोगे, और X को अपनी तरफ से XYZ चाहे A B C M N O जो भी आपको इच्छा हो बना सकते हैं। अननोन चीज़ है ये, अज्ञात राशि में रहेगी। इसके बाद इस चीज़ को ध्यान रखो, X = A इनवर्स B, सीधी सी पॉइंट। ठीक, अगर स्टूडेंट्स यहाँ तक काम हो जाता है और जब मैट्रिक्स बन जाती है तो इस मैट्रिक्स का सीधे डिटर्मिनेंट सारणिक ज्ञात कर लो, जैसे आपको बताया गया है, टॉपिक में भी पढ़े होंगे। तो सारणिक का मान ज्ञात कर लो। इतना काम अगर कर लेते हैं तो मान के चलो कम से कम 2 नंबर
1.5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन को देख कर आपने बना रखा। ठीक है, उसके बाद जो है ये को फैक्टर ज्ञात करना, जैसे आपको बहुत आसान है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। जैसे बनाएगा उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स बना लेना। फिर उसके बाद ये स्टेप को ध्यान में रखना, ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया गया। तो ये सब चीज़ें जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। सो है तो प्रोसेस बड़ा, लेकिन लगाने का प्रोसेस बहुत आसान है, प्रैक्टिस है, कर लोगे तो हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो इस पर होगा, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, जरूर कमेंट करना। थैंक्स।